उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, देहरादून में कोरोना की रफ्तार अब धीमी हो गई है। कोरोना संक्रमण दर महज 2.63% ही रह गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि 24 घंटे में 619 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 16 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 2531 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जो कि राहत भरी खबर है। कुल संक्रमितों की संख्या 3,33,578 पर है। उधर प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 17,305 है। तो देखिए, अब लगातार कोरोना के मामले उत्तराखंड के अंदर भी कम हो रहे हैं। ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। कुल संक्रमितों की संख्या उत्तराखंड के अंदर 3,33,708 है। इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 17,305 है। तो आपको बता दें कि देहरादून में कोरोना की रफ्तार अब पहले से धीमी हो गई है। प्रदेश में संक्रमण दर 2.63% पर ही रह गया है। 24 घंटे में 619 नए कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। वहीं 24 घंटे में 16 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवा दी है। साथ ही आपको बता दें कि 2500 मरीज ऐसे हैं जो डिस्चार्ज होकर स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर जा चुके हैं। और इसी के साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा उत्तराखंड के अंदर 3,33,708 है। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लगातार अब कोरोना का ग्राफ उत्तराखंड के अंदर भी नीचे आ रहा है। देहरादून में भी मामले कम हो रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति है? हाँ मीनाक्षी, ये बड़ी राहत खबर है कि प्रदेश में आए दिन अब जो रफ्तार है उसको ब्रेक रखता हुआ ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है संक्रमितों के आंकड़ा को। और कल शाम के पिछले 24 घंटे के आंकड़े अगर देखें, क्योंकि जो आंकड़े हमारे पास अभी हैं तो कल शाम के हैं, और उसके 24 घंटे पिछले जो अगर आंकड़े देखें तो ये आंकड़ों में काफी गिरावट आई है। और 619 जो नए मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं सरकारी रिपोर्ट के अनुसार। और 24 घंटे में लगभग 16 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। खास बात यही है कि जो एक्टिव केसों की संख्या थी वो भी अब बिल्कुल, ये राहत भरी खबर है जितेंद्र कि 2000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन एक तरफ कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो लगातार उत्तराखंड सरकार की ओर से चल रहा है। ऐसे में इसकी स्थिति क्या है? कितने लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं? किस तरह से ये पूरा काम उत्तराखंड के अंदर इस वक्त चल रहा है? जी, वैक्सीनेशन का जो काम है पिछले कई दिनों में प्रभावित तो हुआ ही है। और उसका कारण ये रहा है कि जो उत्तराखंड में वैक्सीन की आपूर्ति है वो बाधित हुई है। क्योंकि ये जब जाहिर है कि वैक्सीन उत्तराखंड में तो बनती नहीं है, किसी भी प्रदेश में बनती नहीं है, और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही हर राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है। तो केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड की जो खपत थी और डिमांड थी उसके हिसाब से पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण ये जो वैक्सीनेशन का कार्य था वो प्रभावित हुआ था। हालांकि अभी पिछले हफ्ते कुछ वैक्सीन उत्तराखंड को मिली है, तो उससे एक बार फिर काम शुरू हुआ है वैक्सीनेशन का। लेकिन इतना सुचारू भी नहीं कह सकते हैं कि जिस रफ्तार से होना चाहिए और जो गति वैक्सीनेशन की होनी चाहिए वो अभी भी नहीं मिल पा रही है। वैक्सीन की कमी निरंतर बनी हुई है। और खासतौर पे जो युवा वर्ग है 45 से नीचे की आयु वाला, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डबल डोज वालों को भी दिक्कतें आ रही हैं। कुल मिला के देखें तो एकदम स्मूथली जिस तरीके से कार्य चलना चाहिए था वो भी नहीं चल पा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम से थम सा गया हो। बिल्कुल, यानी कि दिक्कतें आ रही हैं वैक्सीनेशन ड्राइव के बीच भी, लेकिन सरकार और प्रशासन लगातार उसका सामना कर रही है, समाधान ढूंढा जा रहा है और वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाया जा रहा है। जितेंद्र, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर देहरादून में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। 24 घंटे में 19 नए मामले ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। ब्लैक फंगस से 8 मरीजों की मौत की खबर भी है। ब्लैक फंगस के अब तक 279 मामले सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 44 मरीजों की अब तक ब्लैक फंगस के कारण उत्तराखंड में मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 18 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। तो देखिए, एक तरफ कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक फंगस लगातार सरकार की चिंता उत्तराखंड के अंदर बढ़ा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर कई मरीजों की मौत ब्लैक फंगस के कारण हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 18 मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं। लेकिन इस बीच लगातार, क्योंकि अब कोरोना का ग्राफ कम हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अब ब्लैक फंगस के मामले तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जितेंद्र हमारे साथ लगातार और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ब्लैक फंगस के मामले अब डरा रहे हैं, सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं, क्या जानकारी?
जी, जाहिर सी बात है कि बड़ी मुश्किल से सरकार हो चाहे तमाम आवाम हो, कोरोना के कहर से बचने की कोशिश कर रहा था और तमाम जो इसकी सावधानियां थी, इसकी जो गाइडलाइंस थी उनका पालन करते हुए इस संकट से उबरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी बीच में ब्लैक फंगस नाम के एक और बीमारी ने दस्तक दे दी और उससे लोगों में काफी भय का माहौल उत्पन्न हो गया। और ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो घट नहीं रहे हैं बल्कि बढ़ ही रहे हैं। उत्तराखंड में भी अगर देखें तो 8 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 19 नए मामले आए हैं जो चिंता का विषय है। 279 जो मामले हैं वो अब तक पूरे प्रदेश में सामने आ चुके हैं। 44 मरीज जो हैं वो टोटल अभी तक जो है 44 मरीज के। जितेंद्र, जिस तरह से कोरोना के समय में देखा गया कि कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान सरकार की ओर से भी चलाया गया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया, ब्लैक फंगस को लेकर आम लोगों के बीच कई तरह के भ्रम है, ऐसे में उसको दूर करने के लिए सरकार प्रशासन किस तरह से काम कर रही है? जी देखिए, समय समय पे प्रशासन द्वारा चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे विभिन्न जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके माध्यम से जन जागरूकता हो, ये हर समय दी जा रही है और दी भी जाती रही है। ये रिलेटेड जो ब्लैक फंगस है रिलेटेड टू कोरोना है। सीधी सी बात है कि या तो जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है उसको ये ब्लैक फंगस की बीमारी हो रही है या जिनको हो चुका है उनको ये बीमारी हो रही है। इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं कोरोना से ही जुड़ा हुआ है। और ऑलरेडी पहले से ही जो जन जागरूकता का अभियान है वो कोरोना के कार्यक्रमों में लगातार होता रहता है। उसी में अब ऐड करके ब्लैक फंगस के बारे में भी लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं। जिनको किसी तरह के लक्षण या कोई दिक्कतें सामने आ रही हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि आप एहतियात बरतें, तुरंत अपना चेकअप करवाएं और इन सब चीजों से बचे। क्या चीज कैसे अपना एहतियात रखना है, घरों में किस तरीके से रहना है, क्या करना है, डॉक्टर से कैसे सलाह लेनी है। तो सरकार समय समय पर बुलेटिन जारी करती रहती है और समय समय पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी बुलेटिन जारी किया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र पेटवाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अब टिहरी की कर लेते हैं, जहां बीजेपी सुशासन विभाग के प्रदेश संयोजक शौर्य डोभाल ने नरेंद्रनगर के देव सुमन राजकीय अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया है। आपको बता दें 10 दिनों के अंदर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का काम शुरू कर देगा। वहीं ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 40 से 50 बेडों के पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दे सकेगा। तो आपको बता दें कि राजकीय अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट पहुंच चुका है और लगभग अगले 10 दिनों के अंदर इसका काम भी शुरू हो जाएगा। ये बताया जा रहा है कि 40 से 50 बेड के पर जो मरीज हैं उन तक ये ऑक्सीजन इस प्लांट के जरिए पहुंचाया जा सकेगा, इसकी क्षमता इतनी होगी। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश संयोजक ने ये प्लांट पहुंचाया है। 50 बेड को ऑक्सीजन देने की क्षमता ये प्लांट रखता है। बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने मारुति सुजुकी के साथ मिलकर 2 ऑक्सीजन प्लांट्स की व्यवस्था करी है उत्तराखंड के लिए। ये बड़े प्लांट्स हैं। एक प्लांट करीब 500 LPM का प्लांट है, मतलब कि 50 बेड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये और इनकी जो बाज़ार में कीमत है वो भी काफ़ी अधिक है, पर उसके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ मारुति सुजुकी को, पंकज डोभाल को और बाकी लोगों को जिन्होंने इसमें सहायता करी हमारी कि हम ये प्लांट उत्तराखंड की जनता की सेवा में समर्पित कर सकें। 2 प्लांट बल्कि समर्पित। बलवंत राय हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। बलवंत, 50 बेड को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखने वाला प्लांट राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, मैं मीनाक्षी बताना चाहूंगा कि जो देव सुमन अस्पताल है यहाँ पे ऑक्सीजन कोविड सेंटर को बनाया गया है। इसको देखते हुए यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ पे स्थापित किया है, जो बीजेपी नेता है शौर्य डोभाल के द्वारा यहाँ पे किया है। कुल मिला के देखा जाए तो जो यहाँ पे टिहरी जिले में कोरोना के केस यहाँ पे स्तर बढ़ते हैं, जिसके बाद यहाँ पे प्रशासन के द्वारा यहाँ जो नरेंद्र अस्पताल है इसके भी यहाँ पे बेड यहाँ पे बढ़ाए गए थे। उसके साथ ही यहाँ पर अब ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो कुछ दिन बाद यहाँ पे काम करना शुरू हो जाए। तो कुल मिला के देखा जाए कोरोना को राहत देने के लिए यह बढ़िया खबर इस समय सामने आ रही है टिहरी से। बिल्कुल बलवंत, क्योंकि देखिए दूसरी लहर जब कोरोना की आई थी तब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी की समस्या सामने आ रही थी और ऐसे में जाहिर तौर पर जब एक प्लांट अब खुद अस्पताल के अंदर लगा दिया गया है तो राहत भरी खबर अस्पताल के लिए भी है, मरीजों के लिए भी है।
बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो ये नरेंद्र अस्पताल है, ये कोविड केयर अस्पताल है और यहाँ पे जो कोविड के काफी मरीज यहाँ पे भर्ती थे, जिसके बाद यहाँ पे जो क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जो यहाँ से नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से विधायक है, उनके प्रयास और यहाँ पे जो सोरेडेवा जो डोबा जो बीजेपी के नेता, इनके प्रयासों से यहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ पे प्लांट यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर सभी लोगों ने इसके लिए जनप्रतिनिधियों का आभार जताया है। जी ना, चलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे बलवंत। उधर टिहरी में व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की मांग को लेकर व्यापार उद्योग मंडल नरेंद्रनगर ने सीएम को उप जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना के चलते व्यापारिक प्रतिष्ठान पिछले 15 महीने से लगभग बंद चले आ रहे थे, जिससे व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा है। ऐसे में अब इसके बाद ज्ञापन में व्यापारियों ने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की मांग की है। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना काल के अंदर हर दिन कमाने खाने वालों के ऊपर संकट है। ऐसे लोग जिनका रोजी रोटी दुकानों पर निर्भर है, उनके सामने बड़ा संकट था और अब क्योंकि कई राज्यों में अनलॉक किया जा रहा है, धीरे धीरे जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं, टिहरी के व्यापारी मंडल ने भी एक ज्ञापन सौंप कर इसकी मांग की है कि जल्दी से जल्दी दुकानों को खोला जाए, अनलॉक करने की व्यवस्था शुरू की जाए, जिससे कि उनकी रोजी रोटी पर जो संकट मंडरा रहा है उसे दूर किया जा सके। देखिए, व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है क्योंकि लॉकडाउन है और ऐसे में टिहरी में अब व्यापारी मंडल की ओर से प्रतिष्ठान को खोलने के लिए डीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करते हुए उन्हें दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाए, जिससे कि उनके आजीविका पर जो संकट है उसे दूर किया जा सके। बलवंत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। बलवंत, व्यापारी मंडल की ओर से टिहरी में डीएम को ज्ञापन सौंप कर कहा गया है कि दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाए। बिल्कुल मीनाक्षी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से जो लगातार यहाँ पे कोरोना कर्फ्यू लगा गया है, इसको लेकर अब जो व्यापारी है वो खुलकर सामने आ गए हैं कि उनके सामने अब जो सबसे बड़े संगठन का रोजी रोटी के संगठन के सामने काफी लंबा समय हो गया है, पूरे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। इससे दूर भी उन्होंने जिले में बात करूँ तो यहाँ पर थाली बजाकर इसका विरोध प्रदर्शन यहाँ पे व्यापारी ने किया था। इसी कड़ी में जो नरेंद्रनगर व्यापार मंडल है, उन्होंने जो पदाधिकारी है उन्होंने एसडीएम नरेंद्रनगर युक्ता मिश्र को यहाँ पे ज्ञापन प्रेषित किया है और शीघ्र यहाँ पर अनलॉक यहाँ पर करने की बात की। तो कुल मिलाकर देखा जाए अभी यहाँ पर व्यापारियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने बैंक की किस्त देनी है, दुकानों का किराया देना है, मकान का किराया देना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी परेशानी इस समय व्यापारी इस समय उत्तराखंड का इस समय इस कोरोना महामारी। बिल्कुल बलवंत, जैसा कि आपने भी कहा कि कुछ दिन पहले थाली बजाकर और आगे भी आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी व्यापारी प्रतिष्ठान की ओर से, उनके मंडल की ओर से। ऐसे में फिलहाल क्या स्थिति टिहरी के अंदर कोरोना मामलों की बनी हुई है और क्या लगता है कितना वक्त और लग जाएगा अनलॉक तक पहुंचने में टिहरी को इस वक्त? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि टिहरी जिले में मैं एक दो दिन की बात करूं तो यहाँ पे जो टिहरी इसका जो कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है लगातार यहाँ पे कभी 36 कभी 34 तरह से आंकड़े कम तो हुए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो व्यापारी है उनका कहना है कि सरकार व्यापारियों का कहना है कि 1 तारीख को लगता था कि उन्हें कि यहाँ पूरा बाजार खुल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने 8 तारीख तक यहाँ पे किया है। तो कुल मिला के जो व्यापारी है उन्होंने सरकार से मांग की है तुरंत यहाँ पे अनलॉक किया जाए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया बलवंत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, रुड़की के मंगलौर में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन के लिए नगर पालिका के सभागार में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें 200 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही मंगलौर में पिछले हफ्ते के बाद फिर से कोरोना के टीके लगने शुरू हो गए हैं। टीके न होने के कारण वैक्सीनेशन को कुछ समय के लिए रोका गया था, लेकिन वैक्सीन पहुंचने के बाद एक बार फिर से वैक्सीनेशन का काम जो है शुरू कर दिया गया है रुड़की के अंदर। साथ ही आपको बता दें कि मंगलौर में एक बार फिर से कोविड टीकाकरण का काम शुरू हो चुका है। पिछले दिनों वैक्सीन की कुछ कमी हुई थी, जिसके बाद इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोका गया था, लेकिन जैसे ही अब रुड़की वैक्सीन पहुंची है उसके बाद से एक बार फिर से वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू कर दिया गया है। देश भर में अब 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है और साथ ही आपको बता दें कि 200 लोगों का टीकाकरण अब तक रुड़की के अंदर किया जा चुका है। आज काफी दिनों के बाद हमारे ख्याल से 1 हफ्ते के बाद दोबारा से स्वास्थ्य विभाग ने लगाया है कैंप। तो सुबह से अब तक लगभग 70 लोगों के वैक्सीनेशन हो चुका है 18 से 45 वालों में, और लक्ष्य 200 का है
आज का, और लगभग 6 या 7 दिन यहाँ कैंप लग चुका है। तो लगभग 1000-1200 के आसपास लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ पर 45 to 18 वालों का हो चुका है। मैं रजिस्ट्रेशन कराया था, उसके बाद से जब से करा था तो थोड़ी शॉर्टेज थी तो मिल नहीं रही थी। आज सुबह से लगा हुआ था इसी काम में, मिल गई तो 11 बजे का लगभग टाइम था और मैं यहाँ टाइम से आया गया तो लग गई, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। और मैं सभी को यही सलाह दूंगा, कोविड महामारी से बचने के लिए सभी को वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। उधर लाल कुआं में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बाजार खुलवाने की मांग को लेकर थाली और शंख बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यापारी को कर्फ्यू से राहत देने और बाजार खोलने की अनुमति न मिलने तक विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। साथ ही बंदी के चलते व्यापारियों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। व्यापारियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी भी दी है कि अगर जल्दी सरकार ने व्यापारियों को दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी तो व्यापारी उग्र आंदोलन करेंगे। तो तस्वीरों में देख सकते हैं लाल कुआं में व्यापारी मंडल की ओर से ताली थाली बजाकर विरोध जताया गया है और जल्दी से जल्दी अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करने की बात कही गई है, अपील की गई है, जिससे कि ऐसे लोग जो हर दिन कमाने खाने पर निर्भर हैं, जिनकी दुकानें चलती हैं, दुकानों से ही उनकी आमदनी होती है, इन लोगों की ओर से गुजारिश की गई है कि जल्दी ही अब अनलॉक को शुरू किया जाए लाल कुआं के अंदर, जिससे कि उनकी रोजी रोटी पर जो संकट छाया हुआ है उसे दूर किया जा सके। तो आपको बता दें कि बाजार खुलवाने को लेकर लाल कुआं में थाली बजाकर लोगों ने विरोध किया है। मांग पूरी न होने पर आंदोलन जारी रखने की बात कही है। साथ ही व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन दुकान खुलवाने को लेकर किए गए हैं, जिसमें उनकी ओर से कहा गया है कि अगर जल्दी ऐसा नहीं किया गया तो आगे भी आंदोलन किया जाएगा। टिहरी में संविदा पर तैनात नर्स ने मंत्री बंशीधर भगत को स्टाफ नर्सों की भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने और वरिष्ठता के आधार पर संविदा नर्सों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। दरअसल संविदा पर तैनात संविदा कर्मियों को नियुक्ति देने को लेकर मांग चली आ रही है और जिसके चलते सरकार की नर्स भर्ती प्रक्रिया का विरोध करते हुए संविदा पर तैनात नर्सों ने प्रदेश के शहरी विकास मंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। तो आपको बता दें कि संविदा नर्सों ने बंशीधर भगत को एक ज्ञापन सौंपा है। नर्स भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने की इस ज्ञापन में मांग की गई है। वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति दी जाए, ऐसी मांग भी इस ज्ञापन में की गई है। हमारे जितने कैबिनेट मंत्री हैं हम उन सब से मिले, सब विधायक से मिले। अभी तो 3 या 2 दिन पहले हम किच्छा में पहाड़ के दुरुस्त इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने मदद का हाथ बढ़ाया है। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सामाजिक संस्था श्रद्धा को जरूरतमंद ग्रामीणों के लिए राशन, एएनएम कार्यकर्ताओं और कोरोना से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए पीपीई किट, ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर राहत सामग्री भी पहुंचाई है। तो आपको बता दें कि श्रमजीवी पत्रकारों की ओर से राहत सामग्री किच्छा में पहुंचाई गई है। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे ऑक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइजर जैसी चीज़ों को किच्छा तक पहुंचाया है, जिससे कि आम लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सकें और वो सावधानी के साथ कोरोना का सामना कर सकें। सामाजिक संस्था को पीपीई किट, ऑक्सीमीटर दिए गए हैं। की किच्छा इकाई ने जिलाध्यक्ष राजीव चावला के दिशा निर्देश पे जो भीमताल के दूरदराज क्षेत्रों में जो काम करने वाली एक संस्था है श्रद्धा फाउंडेशन करके है, तो उसको हमने कुछ राहत सामग्री दी है, जिसमें मेडिकल सामग्री है, खाद्य सामग्री है, इसके साथ साथ पानी की बोतलें हैं और अन्य कई सामग्री दी हैं। क्योंकि हमारी संस्था, हमारी जो यूनियन है उसका उद्देश्य है कि पत्रकारिता के साथ साथ समाज को जो जब हमारी ज़रूरत पड़े, क्योंकि पत्रकार समाज का एक अभिन्न अंग होता है जो समाज और शासन और प्रशासन के बीच की
एक सेतु की तरह काम करता है। तो हम भी हमारी यूनियन के पद चिन्हों पर चल के लगातार लोगों तक जरूरी सामग्री पहुंचा रहे थे। कोरोना काल में हमने प्लेन में भी काफ़ी कई जगह वितरित की। मेरी तरफ से श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने इस ज़रूरत को समझा कि पहाड़ी क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंच नहीं पा रही है, और उन लोगों ने जो अपनी तरफ से आगे आके जो कदम उठाया है, उससे हमारी संस्था से जो लोग लाभान्वित होंगे उनका पूरा का पूरा श्रेय श्रमजीवी संस्था जो आपका पत्रकार यूनियन है उसको जाता है। साथ ही साथ आप लोगों ने मेडिकल इक्विपमेंट्स भी दिया है, तो एएनएम वर्कर्स जिन पे हम पहुंच नहीं पाए थे, हम कोशिश करेंगे कि उन एएनएम वर्कर्स, उन आशा वर्कर्स तक भी हम पहुंच सकें ताकि वो अपने काम को बखूबी कर सके। उधर बड़कोट में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने एक युवक को अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के पास से 6 पेटी अवैध शराब की पेटी भी बरामद की है। आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध शराब तस्कर को पुलिस द्वारा बड़कोट में गिरफ्तार किया है। कई पेटियां अवैध शराब की उसके साथ गिरफ्तार की गई हैं, और अब गिरफ्तार करने के बाद सख्त कार्रवाई की बात पुलिस की ओर से कही गई है। तो आपको बता दें कि अवैध शराब का जखीरा 6 पेटी अवैध शराब की जब्त की गई है। साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। बड़कोट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। टिहरी में जहां एक तरफ प्रशासन कोविड रोकथाम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग लालच में पड़कर अपने साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला टिहरी गढ़वाल के थाना मुनि किरेती क्षेत्र में आया है, जहां 5000 के लालच में आकर युवक ने दिल्ली से आने वाले 8 लोगों की झूठी RT-PCR रिपोर्ट तैयार करवा दी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवक को महिला साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उधर रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, जहां पुलिस ने चोरी की 6 बाइक और 2 बाइक के इंजन बरामद किए हैं। वहीं 4 बाइक लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। घटना का खुलासा एसपी देहात प्रवेंद्र सिंह डोबाल ने रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में किया है। ये आज कोतवाली रुड़की में ये पूर्व में जो कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें एक लूट की घटना 28/5 को एक लूट की घटना हुई थी रजवाड़ा फार्म के पास में। अनिल कुमार जो सिटकुल में कार्यरत है, वहाँ से जब ये लौट रहे थे तो इनके साथ इनकी मोटरसाइकिल लूटी गई थी और अभियुक्तों के अज्ञात में थे। तो पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करके जो अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसमें CO रुड़की और इंस्पेक्टर रुड़की के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, और इसका इनके निर्देशन में ये टीम के द्वारा बैक ट्रैक करते हुए अभियुक्त पकड़े गए। इसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। अल्मोड़ा जिले के थाना चौखुटिया चौकी टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान चेकिंग अभियान के दौरान युवक को पकड़ा गया। पकड़े गए अभियुक्त के पास से 5 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। थाना चौखुटिया में धारा 60 आबकारी अधिनियम और महामारी अधिनियम के केस के तहत केस दर्ज किया गया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की हर खबर के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।